NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। संगीत एक ऐसी कला है जो दो आत्माओं के बीच के अंत को भरता है। संगीत वो ज़रिया है जिससे कोई भी भाव आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। नमस्कार, सुर ताल के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे गायक से रूबरू करवाने वाले हैं जिन्होंने संगीत की दुनिया में काफ़ी नाम कमाया है। श्री रजनीश कुमार जी के पास संगीत भास्कर की उपाधि है। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे बिहार कला पुरस्कार, पंडित बलदेव उपाध्याय स्मृति पुरस्कार, भास्कर कला सम्मान और लक्ष्मी देवी ललित कला द्वारा सम्मान प्राप्त है। आज हम इनसे इनकी सफलता की कहानी जानेंगे और संगीत के बारे में कई बातचीत करेंगे। गुरुजी, आपका स्वागत है। गुरुजी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस मुकाम पर पहुँचने के लिए आपको कई सीढ़ियों का सामना करना पड़ा होगा, तो अब आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा बताइए। कहाँ से सोचा कि संगीत करते हैं, संगीत में आते हैं? किनको देखा तो लगा कि संगीत में आना चाहिए? संगीत में आते हैं, ये अगर सच पूछा जाए तो किसी को देख करके जो शुरुआत मेरी हुई, वो नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा कि इनको देख करके या उनको देख करके, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, शायद मुझे होश नहीं था उस वक्त की बात मेरी माँ बताती थी कि जब मैं रो रहा होता था, बिल्कुल छोटा बच्चा, कोई भी सुरीली चीज़ रेडियो में या कहीं बजा तो अनायास में चुप हो जाता था। मतलब संगीत से लगाव था होश संभालने के पहले, ये कहा जा सकता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता गया, वो लगाव बढ़ता गया। संयोगवश जहाँ मैं पढ़ाई के लिए रहता था घर लेकर के, ठीक सामने संगीत विद्यालय खुला और आवाज़ आती थी, हारमोनियम की आवाज़, तबले की आवाज़। तो मन करता था कि जा करके तबला को छू लूँ, हारमोनियम को कम से कम छू लूँ, ऐसी इच्छा होती थी। मतलब लगाव था जिसके कारण आवाज़ आती थी तो दूर से ही अंदर, चूँकि मेरा एडमिशन नहीं था, मैं वहाँ नहीं जा सकता था, सीखता नहीं था, तो मन करता था। फिर घर में फादर को बोला, पापा को बोला कि मैं सीखना चाहता हूँ। शुरू में तो विरोध हुआ, यही गाना बजाना सीखोगे, पढ़ाई करो। लेकिन अंदर म्यूज़िक जो था वो बार बार तो मैं घर का सबसे छोटा, अपने भाई बहन में सबसे छोटा हूँ, तो उन्होंने मेरी इज्जत समझ कर कैसे, चलो ठीक है, सीखना शुरू कर दिया। तो वहाँ से संगीत की शिक्षा शुरू हुई मेरी। फिर वहाँ सीखते जिनसे मैं सीखता था, उन्होंने कहा कि ऐसा कर, तुम अब, मैं जिनसे सीखता था, अब तुम वहाँ जाओ। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद धीरे धीरे लोग, छोटी बैठकी में बैठना, गाने का मौका मिलना, लोगों से जुड़ना संगीत के माध्यम से, ऐसे करते कहीं कार्यक्रम भी करने लगा। और एक बहुत बढ़िया सम्मानित कार्यक्रम, स्वर्गीय पंडित कंठे महाराज जयंती समारोह हुआ करता था पटना में, जिसमें मेरा गाना रखा गया। मुख्य अतिथि के रूप में स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जी थे। मेरा गाना हुआ और गाना के बाद जैसे ही मैं ग्रीन रूम में गया तो एक व्यक्ति ने मुझे आकर के कहा कि महाराज जी आपको बुला रहे हैं, पंडित किशन महाराज जी। तो मैं गया, उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा गाना हमको अच्छा लगा, ऐसा करो तुम बनारस आओ, मेरे यहाँ
कपिल के साथ। उनके शिष्य, पुराने शिष्य जो पिछले साल 1.5 साल हुआ गुजर गए, स्वर्गीय पंडित कपिल देव सिंह जी, उन्होंने कहा कि कपिल के साथ तुम बनारस आओ। तो उनके साथ मैं गया किशन महाराज जी के यहाँ, और वो मेरे गुरुजी जो अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर गायक मिश्र बंधु स्वर्गीय पंडित अमरनाथ मिश्र, पंडित पशुपतिनाथ मिश्र, तो पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी को उन्होंने मेरे सामने फ़ोन किया और बनारस की भाषा में कि हेलो, हाँ, एक लड़का को बोलो ले ही पटना से और तो के सिखावे के हो, बनारस की जो भाषा है। हाँ। तो महाराज जी बहुत बड़े व्यक्तित्व, बहुत बड़ा कलाकार। उनके कहने के बाद मैं गया, मैं और कपिल देव बाबू दोनों। फिर विधिवत जो एक गंडा बंधन होता है, गंडा बंधन हुआ। फिर संगीत की जो आगे की बात बारीकियों को वहाँ सीखना शुरू किया। तो ये तो मुझे लगता है कि अब सीखना शुरू किया हूँ, अब सीखने लायक हुआ हूँ। संगीत तो कभी ऐसा नहीं कि कहाँ सीखे या सीख लिए, ऐसी कोई बात मेरे समझ से ज़िंदगी में होती नहीं है। गुरुजी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभी संगीत सीखना आपने शुरू किया, बहुत अच्छा लगा। आप इतने बड़े कलाकार ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा गुरुजी, एक बात बताइए, जैसे कि आपको ये संगीत करने के समय आपका भी कोई स्ट्रगलिंग फेज़ रहा होगा, तो आप अपने स्ट्रगलिंग फेज़ इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि दर्शक हैं जो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो करना चाहते हैं, तो उनको प्रेरणा मिलेगी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है और फिर इस मुकाम पर पहुँचते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप सही मार्गदर्शन में सही तरीके से सीख रहे हैं और रियाज कर रहे हैं जी। तो आज न कल लोगों तक आपकी योग्यता, आपके अंदर जो बात है उसकी पहचान होगी। लोग आपको सुनेंगे, आपको बुलाएंगे, आप की तारीफ करेंगे। तो स्ट्रगल, खास करके क्लासिकल के बारे में अगर कहा जाए तो आप अच्छे जगह से जुड़े, अच्छी जगह पे सीखें और गुरु के निर्देश के अनुसार आप रियाज करें, अब निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। अच्छा गुरुजी, अभी आपकी बातचीत से मुझे पता चला कि आप बनारस घराने के बारे में, तो हमारे दर्शक ऐसे हैं जिनको बनारस घराने के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उस घराने के बारे में आप थोड़ा कुछ बता दीजिए अगर। तो बनारस जो है मुख्य रूप से तबला के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से तबला के लिए जाना जाता है। हाँ, बनारस में की गायकी है जिसमें वो ख्याल भी गाते हैं लोग, बनारसी, कजरी, ठुमरी, है ना। और जैसे मेरे गुरुजी, वो ठुमरी, दादरा, वो भी बहुत बढ़िया गाते थे, ख्याल तो गाते ही थे। तो बनारस का एक अलग रस है बाकी घरानों से। अब बोल बनाने का अलग अंदाज है, कुछ तान का अलग अंदाज है। ठुमरी गाने में जो बोल बनता है, तो ठुमरी में भी अलग अलग, जैसे दूसरे घराने के लोग अलग गाते हैं जी। और ये बनारस वाले लोगों की अलग तबीयत होती है। और बिहार यूपी से जो जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि मुख्य रूप से बिहार यूपी के लोग ज़्यादा ठुमरी गाना ये पसंद करते हैं। और बहुत बड़े बड़े उस्ताद हुए भी हैं ठुमरी के, गिरजा देवी को ले लो। फिर यहाँ एक गया के बहुत ही मशहूर ठुमरी गायक थे, ये पंडित रामू जी करके थे। उनके बारे में कहा जाता है कि इतना बढ़िया ठुमरी गाते थे, ऐसी उनकी तबीयत थी कि अच्छे अच्छे उस्ताद जो गाते थे ठुमरी, वो उनके पास उनकी ठुमरी सुनने आते थे। कारण है कि यहाँ की लोक संगीत जो है ना, लोक संगीत और क्लासिकल, यहाँ के लोक संगीत और क्लासिकल, यूपी और बिहार, वो दोनों का मिश्रित रूप है ठुमरी। अच्छा। तो यही कारण भी है कि बनारस की गायकी अलग है। सर, बहुत दिलचस्पी है मेरी जानने की कि आपका आइडल कौन है, क्योंकि आप तो इतने बड़े बड़े कलाकारों से मिले हैं और इतने बड़े गुणीजनों से आपने सीखा, तो आप किसको अपना आइडल मानते हैं?
मुझे ख्याल गायन में अगर कहा जाए तो उस्ताद अमीर खान साहब की जो गायकी है उससे मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ। उनका रागों का जो प्रस्तुतिकरण, राग जिस तरीके से प्रस्तुत करते थे, जो स्वरों का विस्तार होता था जी। जो या सरगम पढ़न, अजीब हर चीज़ उनकी गायकी गजब, विलक्षण गायकी उनकी थी। और बहुत पहले वो गाए, आज भी उनकी गायकी, नई गायकी आज के ज़माने में लोग जिस तरीके से गा रहे हैं जी, लगता है कि वो बहुत आगे की गायकी गा के वो चले गए हैं। और आज तक बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी गायकी आप सुनो तो उसमें लगेगा कि खान साहब से प्रभावित है। आज तो गुलदस्ता जैसा लोग अपनी गायकी बना दिए हैं जी। आज एक घराने की बात बहुत कम रह गई है। घराने की शुद्धता जो है उसको बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। जी, आप सही कह रहे हैं। मैंने भी बहुत बार देखा है कि एक घराने को गाते गाते किसी भी आर्टिस्ट को आपको सुन के लगेगा कि अरे ये तो उस घराने का भी इसमें मिक्सचर है। उसका कारण ये है कि इतना आसान सुगम हो गया है सुनना किसी को। हाँ। हम जोशी जी को भी सुन रहे हैं, जसराज जी को भी सुन रहे हैं, किशोरी अमनकर जी को भी सुन रहे हैं, कुमार गंधर्व जी को सुन रहे हैं, मल्लिकार्जुन मंसूर जी को सुन रहे हैं। तो अगर हम सुर में हैं, गाते हैं, तो किसी की गायकी सुनेंगे तो प्रभावित ना होना संभव नहीं। जो भी बड़ा उस्ताद है उसमें कुछ तो वैसी बात है जिसके कारण उनका, तो उनकी चीज़ें न चाहते हुए भी मेरे अंदर कुछ न कुछ मेरी गायकी में वो थोड़ा न थोड़ा वो दिखना शुरू होगा। ज़रा सा ही आएगा मगर आएगा। वो हम चाह के न भी करें तो अगर बहुत बार सुने हैं तो वो थोड़ा दिखेगा। तो थोड़ा उनका दिख गया, थोड़ा उनका दिखा, थोड़ा उनका दिखा। तो ये आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है कि घराने की शुद्धता। पहले क्या होता था, किसी आर्टिस्ट का गाना सुन करके हम कह सकते थे कि यार ये तो लग रहा है कि पलुस्कर जी की शिष्य परंपरा में है, ये उनका ठाकुर जी के शिष्य हैं, ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के शागिर्द लग रहे हैं, या उनके शागिर्द परंपरा में हैं। कारण ये था कि सिर्फ अपने गुरु का सुनना, उनके पास रह के सीखना जी। अगर सुनना है तो गुरु का सुन रहे हैं। बहुत मुश्किल था कि कहीं किसी का बहुत आसानी से सुन लेना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। आज तो ऐसा है कि अब भी मैं चाहूँ कि आमिर खान साहब को सुनूँ तो तुरंत आमिर खान साहब को खोलेंगे और सुन लेंगे, तुरंत सुनेंगे। अच्छा सर, बहुत बार लोग जो है शास्त्रीय संगीत को गलत, उसका डेफिनेशन गलत समझ लेते हैं या समझ नहीं पाते कि शास्त्रीय संगीत क्या है। तो आप थोड़ा ज्ञान दे दीजिए कि शास्त्रीय संगीत असल में है क्या, ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम बोलेंगे कि ये शास्त्रीय संगीत। क्योंकि आजकल शास्त्रीय संगीत में लोग कुछ मिला के भी गा देते हैं तो उसको सेमी क्लासिकल बना देते हैं, लेकिन कभी कभी वो होता शास्त्रीय संगीत है लेकिन उसको लोग कहते हैं सेमी क्लासिकल गा रहे हैं। तो आप बताइए, आपके हिसाब से शास्त्रीय संगीत है क्या? देखो, प्रश्न तुम्हारा थोड़ा बहुत स्पष्ट नहीं लग रहा है, लेकिन मैं जैसे सेमी क्लासिकल और क्लासिकल जी, क्या ऐसा है कि क्लासिकल क्या है और सेमी क्लासिकल क्या है, ये प्रश्न है। फ़र्क जानना है सर, दोनों में फ़र्क जानना है। शास्त्रीय संगीत अगर कहें तो जैसे मैं किसी राग को अगर गाना चाहूँ, ठीक है, तो उसके बारे में हमारे पूर्वज संगीतकार, विद्वान, उनकी क्या राय है। अब जैसे बिहाग को ले लो, बिहाग में बहुत पहले तिब्रमान नहीं लगता था। जी, नहीं लगता। ठीक है, धीरे 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 आंशिक रूप से आने लगा। अब तो कोई ऐसे आर्टिस्ट नहीं है जो बिना तिब्रमा के बिहाग गाते हो। तो क्या है कि वो बहुत पहले से और धीरे 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 धीरे, लेकिन वो भी अब ये शास्त्र की बात हो गई है। शास्त्रीय का मतलब ये है कि शास्त्र की बात हो, शास्त्र में जो है कि यमन को हम कैसे गाएंगे, यमन राग का वादी क्या है, यमन के आरोह में किस स्वर का लंघन अल्पत्व है, कहाँ अभ्यास है कहाँ अनाभ्यास है ना, कहाँ अल्पत्व है कहाँ बहुत्व है। तो वादी संवादी, और वादी संवादी सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं जान गया कि यमन का वादी गा है और संवादी नहीं है, लेकिन वादी का
क्या काम होता है। वादी का यही काम है कि वो प्रमुखता से लगे, वो बार बार आए। जी। ठीक है, मैं जान गया कि ग वादी है और बार बार आ नहीं रहा है, तो ये भी शास्त्र की बात नहीं हो रही है, नहीं हो रही। तो उसको कहेंगे शास्त्रीय। मतलब जो शास्त्र के निर्देशानुसार, गुरु के निर्देशानुसार जो हम सीखे हैं, जो जानते हैं और जो शास्त्र में है, उससे अलग न गाए। तब तो अपनी अपनी तबीयत है। और ख्याल गायन अगर कोई गा रहा हो, गाने की अलग भी विधाएं हैं, जैसे ध्रुपद दमाग, लेकिन ख्याल का मतलब ये है कि कल्पना, तुम स्वतंत्र हो गाने के लिए। यमन गाना है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं गा रहा हूँ उसके बाद तुमको रे ही आना है। सोच के गाने, अपना क्रिएटिविटी दिखाना। गा के बाद मनुवती पर मध्यम में जा सकता हूँ, गा के बाद मंत्र का निषाद लग सकता है, तो ये स्वतंत्रता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गा के बाद शुद्धमा लगा दो, गा के बाद कोमल गा लगा दें अगर यमन गा रहे हो तो। ये शास्त्रीय में ध्यान रखना पड़ता है। और ये भी नहीं कि सिर्फ तीव्र माँ लगा देने से यमन हो जाएगा। बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सर, अब संगीत की बात हो ही रही है तो एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो शास्त्रीय संगीत से दूर भागती जा रही है। वो पश्चिमी संगीत पे ज़्यादा ध्यान देती है, बॉलीवुड सॉन्ग ज़्यादा सुनती है या अंग्रेज़ी गाना ज़्यादा सुनती है, तो क्या कारण है, ऐसा क्यों है? उसका एकमात्र कारण है कि जो दिखता है वो बिकता है। जी। आज कहीं भी चैनल अगर हम पूरा सर्च मारे 0 to जहाँ तक चैनल है, कोई एक ऐसा चैनल है जो सिर्फ शास्त्रीय संगीत दिखाता हो, सिर्फ ठुमरी दिखाता हो? दिखता ही नहीं है। तो जब दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं बिकेगा। जबकि मानते सब लोग हैं, जितने जो म्यूजिक करने वाले लोग हैं वो मानते हैं कि सीखो, शास्त्रीय संगीत सीखो। बेसिक यही है। कहीं भी रियलिटी शो कोई भी हो रहा है, उसमें कोई कहा बेटा बड़ी अच्छी आवाज़ है, अच्छी जगह जा कर के सीखो। मैं तो ये मानता हूँ कि शास्त्रीय संगीत से मधुर और असरदार शायद ही कोई और संगीत होगा। कारण अब बहुत लोग कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत हमको समझ में ही नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, तो कैसे सुने? अगर डॉक्टर का डायग्नोसिस सही है और वो दवा अगर दिया, हमको ज़रूरी है कंपोजिशन समझना दवा का? नहीं। अगर डॉक्टर का डायग्नोसिस सही है और वो दवा अगर जो दिया है, तो कंपोजिशन मुझे जानने की आवश्यकता उतनी नहीं है। उतनी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो डॉक्टर पे निर्भर करता है कि उसका डायग्नोसिस सही है कि नहीं, और वो जो दवा दे रहा है वो सही है कि नहीं। अगर वो दवा मैं खाऊंगा तो फायदा होगा। आप एक बार छोड़ तो दो अपने आप को, शास्त्रीय संगीत हो रहा हो तो, और छोड़ दो कि जो साउंड आ रहा है, जो आवाज़ आ रही है, बस उसको अंदर आने दो, आत्मसात करो, उसको छोड़ दो, बस छोड़ दो। बिल्कुल मेरा दावा है कि लगभग लोगों को वो आनंदित करेगा और इतनी शांति मिलेगी कि फिर वो दूसरे जगह वो वैसा आनंद उनको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक भ्रांति है। इस तरीके से हो गया कि नहीं वेस्टर्न ये सॉन्ग वो सॉन्ग, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, नहीं, मगर एक शांति की बात, एक चैन की बात, एक सुकून की बात अगर कही जाए तो शास्त्रीय संगीत से ज़्यादा कहीं और अन्यत्र नहीं मिल सकता। तो सर करना क्या चाहिए? जैसे कि अब अगर युवा पीढ़ी को इस बारे में मतलब कि जानकारित करना है, उनको और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, तो क्या करना चाहिए ताकि वो इससे अट्रैक्ट होकर सीखने लगे? सिर्फ एक व्यक्ति अगर चाहे तो बहुत कुछ संभव नहीं है। जैसे बंगाल टाइगर या टाइगर, शेर, उसको संरक्षण दिया जा रहा है, ये मैं भी जान रहा हूँ, सब लोग जान रहे हैं। ये कला संस्कृति की चीज़ यहाँ हमारे यहाँ की है। सरकार को भी चाहिए कि ये लोगों तक पहुँचे। लोगों तक ये अगर सही पहुँचेगा, लोग जुड़ने लगेंगे,
लोग सही सही समझ करके कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, वो जुड़ेंगे। तो एक व्यक्ति चाह करके बहुत कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी एक व्यक्ति चाह करके नहीं कर सकता है। हाँ, गवर्नमेंट, सरकार को इसकी तरफ ये करना चाहिए। यहाँ से ज़्यादा विदेशों में ज़्यादा लोग तवज्जो देते हैं शास्त्रीय संगीत को। तो यहाँ वही है, सरकार की उदासीनता बहुत बड़ा कारण है। अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान दे तो बच्चे जुड़ेंगे, उनको सुनाई देगा। जब हमेशा, एक मेरी छोटी सी बेटी है 3 साल की, ठीक है जी। जैसे मैं बोला ना कि जो सुनाई देगा वो लोगों में आएगा। अभी वो पूरिया धनश्री का सुर लगाती है, तानपुरा बज रहा है अभी, जो जिस स्केल से बज रहा है, आवाज़ आ रही है जी, वहाँ से सा लगाएगी। तिब्रमा कोमल रे कोमलता, वो पूरे धनश्री में जो सुर लगता है वो, चूँकि उसके कान में जा रहा है। ये अगर लोगों तक और भी लोगों तक उस तरीके से जाए तो लोग आएंगे, इसमें अच्छा करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे और आपसे कुछ आपके कला के बारे में भी जानेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद। गुरुजी, तब से तानपुरा बज रहा है और मेरी बहुत अंदर से इच्छा हो रही है कि मैं कुछ सुनूं। तो गुरुजी, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, पर राग चारुकेशी मैंने सुना है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, सूदिंग राग है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो आपसे एक बंदिश सुनना चाहूँगी। पलकन लागी मोर गुया, पलकन लागी मोर गुया, पलकन लागी मोर गुया, रैन दे डर मोह लागे, पलकन लागे मोर गुया, पलकन लागे मोर गुया, पलकन लागे पलकन लागे मोर, पलकन लागे लागे मोर गुया, रैन दे रे डर मोह लागे, पलकन लागे पीर पथकवा ले जा संदेशवा, पीर पथकवा
ले जा संदेशवा मोर प्यास कई ओगर जा रे पलकन लागी मोर गया पलकन रे गम बदने रे गम गम रे सरने सरद सा पलकन लागे लागे मोर पलकन लागे पलकन लागे पलकन लागे मोर वाह सर, क्या गाया। मतलब दिल को ऐसा सुकून मिला। मैंने बहुत साल पहले सुना था चारुकेशी, और आज वापस से सुनने पर मतलब अलग ही एक मज़ा आ रहा है। सर, मेरी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे एक सेमी क्लासिकल में कुछ सुनना चाहूँगी। बहुत मूड अभी बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, तो आपसे मैं कुछ सुनना चाहूँगी सेमी क्लासिकल। ठीक है, बहुत स्वस्थ नहीं हूँ गले से, लेकिन ठीक है, सुनाता हूँ। एक पीलू में दादरा सुनाता हूँ। अब मान जाओ सैया, अब मान जाओ सैया। सेमी क्लासिकल भाव प्रदान होता है, जैसे सैया को मनाना है। हाँ, शब्द वही है, अब मान जाओ सैया। अब अलग तरीके से सुर बदलेगा। अब मान जाओ सैया, अब मान जाओ सैया, अब मान जाओ सैया। ओ मैं पढ़ूं तोरे पैया, मैं पढ़ूं तोरे पैया, अब मान जाओ सैया, अब मान जाओ सैया। ओ अब मान जाओ, अब मान जाओ सैया, सैया रे, अब मान जाओ सैया। लाज के मारे मैं मुख से न बोलूं, लाज के मारे मैं मुख से न बोलूं,
लाज के मारे मैं, लाज के मारे मैं मुख से न बोलूं, हो लाज के मारे मैं मुख से न बोलूं। अब छोड़ मोरे बैया, अब छोड़ मोरे बैया, अब छोड़ मोरे बैया। मैं पढ़ूं तोरे पैया, मैं पढ़ूं तोरे पैया। अब मान जाओ सैया, अब मान जाओ, अब मान जाओ, अब मान जाओ वाह सर, क्या गाया। अब मान जाओ सैया। अगर ऐसे मनाएंगे इतने मधुर आवाज़ में तो कोई भी मान जाएगा। गुरुजी, मेरा आपसे एक आखिरी दरख्वास्त है कि हमारे दर्शकों को आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? यही कहना चाहूँगा कि शास्त्रीय संगीत को आप पूर्वाग्रह से या कुछ वैसा चीज़ सुन लिए हो जो आजकल बहुत लोग हैं ना जो शास्त्रीय संगीत के नाम पे ऐसी ऐसी चीज़ें इतना बेसुरा कि लोगों को लगता है कि अरे क्या है। तो पहले से दरवाज़ा अंदर का बंद ना करें, और शास्त्रीय संगीत अगर कोई अच्छा कलाकार गा रहा हो, बस ये आप सुनिए कि वो अच्छी चीज़ है। दिमाग का इस्तेमाल कम, उस वक्त से दिल का या कान खोल करके बस बैठ करके सुनिए, आपको मज़ा आएगा। एक बात। दूसरी बात, मैं चाहूँगा कि सरकार के तरफ से भी इसके लिए कुछ हो। राजनीति वाले लोग भी ये हमारी जो कला संस्कृति है इसके उत्थान के लिए कुछ करें, और कला संस्कृति वालों को मैं कहूँगा कि आप इसमें राजनीति ना लाएं। राजनीति वाले कला संस्कृति पे ध्यान दें, लेकिन कला संस्कृति वाले कला संस्कृति में राजनीति ना लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें समय निकाल के दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको हम अगली बार एक नए कलाकार से रूबरू करवाएंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार, सहयोग और समर्थन मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।